अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली बीज उत्पादन है रोजगार का एक बेहतर जरिया। करेला की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण करके ले अधिक पैदावार। पिछले कुछ दशकों से देश में मत्स्य पालन किसानों के लिए अच्छी आय कमाने का जरिया बनता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे समुदाय जिनकी आजीविका खेती पर आधारित है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज का उत्पादन करें, क्योंकि अधिकतर मछली पालक मत्स्य बीजों को खरीदते हैं। इसलिए मत्स्य बीज उत्पादन करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य पालक नीरज चौधरी से। हैचरी का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो गर्मियों के अंदर ही होता है। मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक मछलियां जो हैं प्रजनन करती हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो इसके अंदर जो मछलियां हम यहाँ ब्रीडिंग कराते हैं, लगभग 14 तरीके की मछलियां हैं जिनको हम ब्रीड कराते हैं। उत्तम बीज की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए मत्स्य वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त करने के कृत्रिम साधन का आविष्कार किया है। प्रजनन के लिए तालाब में जाल चलाकर 2 से 4 किलो की परिपक्व मछलियां निकाली जाती हैं। नर मछली का पेक्टोरल फिन परिपक्वता प्राप्त करने पर भीतर की ओर खुरदरा हो जाता है और मादा में यह चिकना होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मछली प्रजनन के लिए किस तरीके से योग्य होगी। 3 साल मछली की कम से कम उम्र होनी चाहिए। नर और मादा अगर 3 साल पुराने हैं आपके तो ही हम उनको मैच्योर मानते हैं ब्रीडिंग के लिए। जब हम ब्रीडिंग कराने लगते हैं तो नेटिंग करके पेरेंट स्टॉक पॉन्ड से मछलियों को उठा करके लाते हैं। सबसे पहले हम उनको कंडीशनिंग टैंक के अंदर डालते हैं, जहाँ हम 8 से 10 घंटे उनको घुमाने के बाद उनको कंडीशन करते हैं। कंडीशनिंग प्रोसेस ये होता है कि मछलियों ने जो भी खाना खाया है बिफोर ब्रीडिंग वो यहाँ ताज़े पानी में आकर के उसको निकाल दें, ताकि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाए, हमारे अंडे जो हैं वो अच्छे हेल्दी अंडे हमारे तैयार हों। जब हम कंडीशनिंग प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद हम मछलियों को इंड्यूस ब्रीडिंग हार्मोन, 2 तरीके का हार्मोन होते हैं, एक हमारा नेचुरल हार्मोन होता है, एक हमारा सिंथेटिक हार्मोन होता है। तो हम सिंथेटिक हार्मोन यूज़ करते हैं और मछलियों को नर और मादा को दोनों को हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। नर को 1 इंजेक्शन लगता है, फीमेल को 2 इंजेक्शन लगते हैं।
और इंजेक्शन लगाने के बाद हम उनको ब्रीडिंग पूल के अंदर छोड़ देते हैं। जिस ब्रीडिंग पूल के अंदर एक हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया होता है, मछलियों को महसूस होता है कि वो नदी के अंदर घूम रही हैं और ऊपर से पानी जो है कृत्रिम वर्षा की फॉर्म में पानी गिर रहा होता है, तो वो जो वर्षा वाली जो साउंड है वो उत्पन्न होती है और मछलियों को लगता है कि भी उनके लिए बारिश का मौसम आ गया है और प्रजनन करना ठीक है। तो ये सभी एनवायरनमेंट बनाने के बाद जो मछलियाँ हैं संभोग करके वहाँ पे अंडे दे देती है। प्रजनन समाप्त होने पर सुबह हॉपी का निरीक्षण करके प्रजनन की सफलता तथा निषेचित अंडों की स्थिति ज्ञात कर ली जाती है। इसके उपरांत नर और मादा मछलियों को हॉपी से निकालकर वापस तालाब में छोड़ दिया जाता है। इस अंडे को हम वहाँ से उठा करके फिर हैचिंग पूल के अंदर लेके आते हैं और हैचिंग पूल के अंदर अंडे को लेके आने के बाद 18 से 22 घंटे के बाद जो है अंडे में से बच्चा निकल जाता है, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, जो कि हम किसानों को बेचते हैं लगभग 90 घंटे के बाद। 90 घंटे के बाद वो बेचने योग्य हो जाता है। या तो हम किसानों को 90 घंटे का बच्चा दे देते हैं जिसको फर्स्ट स्टेज मछली की बोलते हैं स्पॉन, या फिर हम उसको 10 से 11 दिन अपने नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं और फ्राई साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो लगभग 1.25 इंची साइज़ का होता है। 11 दिन उसकी उम्र होती है और 18 से 20 mm उसका साइज़ होता है। उसके बाद का जो अगर हम साइज़ की बात करें तो 1 से 1.5 महीने का जो बच्चा होता है उसको हम अर्ली फ्राई बोलते हैं, वो 1.25 इंच से 1.5 इंच साइज़ का होता है। उसके बाद की जो साइकिल आती है मछली की उसको हम फिंगरलिंग बोलते हैं, जो लगभग 3 से 4 महीने का होता है, 3 से 4 इंच का हो जाता है। उसके बाद 8 से 10 महीने पुराना जो हमारा बच्चा होता है उसको हम ईयरलिंग साइज़ बोलते हैं, जो कि हमारा 80 से 100 ग्राम का हो जाता है। उसके बाद जो हमारा स्टेज आती है वो हमारी टेबल फिश, यानी जो मछली खाई जाती है मार्केट के अंदर, जो लगभग 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी की होती है, वो हमारी 1.5 साल के अंदर हमारी तैयार होती है। तो इस तरीके से मछलियों के जो साइकिल है, इस तरीके से हमारा साइकिल जो है मछली का चलता है। तो मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली व्यवसाय को अपनाएं और अपना भी रोज़गार इसमें बढ़ाएं और दूसरों को भी आप आजीविका प्रदान करें, नौकरियां दें, ताकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी जो है कम हो जाए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। करेला जायद में ली जाने वाली प्रमुख सब्जी वाली फसल है। अक्सर किसान करेला की बुआई करके फसल के प्रबंधन पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, जिससे फसल में कीट रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे फसल में काफी नुकसान होता है। तो आप किस प्रकार से करें फसल में कीट रोगों की रोकथाम, इसके बारे में बता रही हैं कृषि विशेषज्ञ नेहा कुशवाहा। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी, जो अभी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय किसान भाइयों को महसूस हो रहा होगा कि हम अब इस समय पर अपनी जो करेले की फसल है उसको कीटों से कैसे मुक्त रखें और उसमें रोगों से कैसे उसका प्रबंधन करें। तो आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हम करेले की फसल में कीटों को कैसे नियंत्रित करें व रोगों से कैसे प्रबंधन करें। किसान भाइयों, करेला की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण उपायों पर ध्यान दें। कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है वाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो वाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वायरस है, मोज़ेक वायरस, जो पौधे मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं उनसे रस चूसकर या दूसरे जब पौधों पे जाकर रस चूसता है तो उससे ये वायरस एक पौधे से दूसरी पौधे तक फैल जाता है। तो ज़रूरी है कि जब भी अगर आप ऐसा वायरस का अटैक अगर आप देखते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल जो है उस पर वायरस का अटैक है। जो पौधे हैं उनमें येलो कलर की वेन्स मतलब धारियाँ बन जाती है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जो जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है,
चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है, तो वो जाके इसे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें कीट लगता है वह है फ्रूट फ्लाई, या फिर इसको हम फल मक्खी भी कह सकते हैं। ये मक्खी है, फल मक्खी, या जो फल हैं, जो नए फल आते हैं या छोटे छोटे फूल होते हैं जो फल बनने की कगार पर होते हैं, उनमें अंडे देती है। और जब ये फल बढ़ने लगते हैं तो ये अंडे फूटते हैं, इनमें से जो लार्वा निकलता है वो अंदर जो उस फल को खाता है और उस फल को अंदर से सड़ा देता है। इस सड़न की वजह से कभी कभी बैक्टीरिया फंगस का अटैक भी हो जाता है, या ऐसे फल जो देखते हैं जिनका आकार बिगड़ रहा है या छोटे रह गए हैं या जिनमें छेद अगर आप देख रहे हैं तो उनको आप तोड़कर कहीं खेत से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। इसके आप 5 से 6 फ्रूट फ्लाई आप 1 एकड़ के एरिया में आप लगा सकते हैं। साथ ही ट्राइजोफोस है जो उसके 2 ml की मात्रा को आप प्रति लीटर पानी में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा करेला की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण फसल बड़ी तेजी से खराब होने लगती है। तो आप फसल में होने वाले नुकसान से बचने के लिए रोगों की रोकथाम के उपाय को अपनाएं। अब किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के बाद हम चर्चा करेंगे कि करेले की फसल में रोगों की रोकथाम हम कैसे करें। तो जो मुख्यतः रोग करेले में पाया जाता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को हम भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसमें जो सफ़ेद पाउडर नुमा पदार्थ हमारे पत्ते की ऊपरी सतह पर दिखता है और नीचे की सतह पर धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है, तो ये ऊपरी निचली दोनों सतह को एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो जिससे हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और जो फल इससे ग्रसित हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हम हेक्साकोनाजोल 5% EC की 20 ml मात्रा को 15 लीटर की पानी की मात्रा में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद हम घुलनशील गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। जो दूसरा मुख्य रोग इसमें पाया जाता है वह है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है उसमें पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे दिखते हैं और नीचे की ओर जो है वो बैंगनी कलर की फफूंद जैसे दिखते हैं। जब आप पत्तियों को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें नीचे फफूंद जैसे काले काले धब्बे दिखते हैं। कभी बैंगनी कलर के भी होते हैं, कभी काले रंग के भी होते हैं। ये भी धीरे धीरे करके जब फैलने लगते हैं तो ये पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं, एक परत सी जमा देते हैं, जिससे इस रोग के कारण भी जो हमारे पौधे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, वो बाधित करता है, जिससे हमारा पौधा सूखने लगता है, सड़ने लगता है और जो हमारे फल आने वाले होते हैं या फल जो उससे हो जाते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हम मैनकोजेब प्लस मेटाल एक्सेल की 30 ग्राम की मात्रा को हम 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खेत पर किसी और प्रकार का कीट अगर आप देखते हैं या आप रोग देखते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहां पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ लू चलने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
देसी कपास की RG 8, RG 18, राज DH 9, RG 542, अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती RST 9, RS 2013, RS 875 उन्नत किस्मों की बुआई करें। फसल में जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई के समय क्विनाल्फास 1.5% की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन या मोज़ेक रोग के प्रकोप से पौधों के पत्ते सिकुड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से या डाइमिथोएट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जानवरों को छाया में रखें और निर्जलीकरण से बचाने के लिए दिन में 3 से 4 बार पीने को पानी दें। इस महीने में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है। पशुओं को नियमित रूप से नमक दें। आहार में खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे। उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए किसान भाई सब्जियों और बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव असावा जिला सिरोही के किसान जितेंद्र सिंह ने। आप पपीता की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहते हैं तो जितेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहरनी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं या आजकल जो आप देख रहे हैं पोट्रे, पपीता का पोट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है,
और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए, ताकि क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियां की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।